देखेंगे। हम पिछले वाले क्लास में जो है कि कोशिका के बारे में बेसिक से बेसिक हम बातें पढ़ लिए थे। उसमें क्या क्या थे उसको हम जो है कि कैसे कोशिका प्राप्त किए गए थे, कहाँ से इसका खोज हुआ था, और इसको कैसे हम सूक्ष्मदर्शी में देखे थे, इसको बहुत डिटेल से हम बता दिए थे पिछले वाले क्लास में। ठीक, तो अब इसमें हम जो है कि अगला इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। और फिर वही बात है कि आप जो है कि रफ और कलम लेके बैठिए और जो है कि एक एक बात इसमें पॉइंट जो है कि नोट करते रहिए। ठीक ना। और इसमें अब देखेंगे हम कि कोशिका किससे बनी होती है, यानी कोशिका के बारे में अब हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अंदर से जो है कि डीपली देखेंगे। ठीक ना, कोशिका क्या होती है, और ये जो है कि क्लास 9th के लिए है। हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे कि ये जो कि क्लास 9th में है। और यदि आप ये इसका पूरा प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं तो आप जो है कि हमारे चैनल पे जाइए, भोला क्लास पे। ठीक ना, भोला CLASS क्लास पे जाइए और उसमें जो है कि प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप पूरा इसको ये जो है कि बायोलॉजी का प्लेलिस्ट पा जाएंगे। ठीक ना। तो उसमें क्लास 11 की भी चलती हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे कि क्या अब इसके कोशिका किससे बनी होती है, इसकी संरचना देखेंगे। ठीक ना। और उसमें तो हम जो है कि कोशिका सिद्धांत देख लिए थे। कोशिका सिद्धांत में क्या बताए थे, एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं कि प्रत्येक जीव जितने होते हैं वो कोशिका से मिलकर बनी होती है। यही कोशिकीय सिद्धांत होता है। ये दो वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे। ठीक ना। और कोशिका का जो केंद्रक होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, ये भी हम बता चुके थे। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। और ये ध्यान दीजिएगा, मृत कोशिका की खोज किए थे। ठीक ना, मरे हुए कोशिका की, जिंदा कोशिका की खोज नहीं किए थे। जिंदा कोशिका की खोज जो है कि वो किए थे क्या, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किए थे। ठीक ना। तो अब चलिए इसमें हम देखेंगे कोशिका किससे बनी होती है, फिर इसमें हम संरचना देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि कोशिका बनी किससे होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है। पहले कोशिका का कुछ हम फिगर बनाए। ठीक, तो एकदम ध्यान से बने रहिए। इसमें क्या होगा, ये क्या है, कोशिका है। मान लीजिए इसको हम कोशिका बना दिए, ये गोल टाइप का। ठीक, अब इसके अंदर बहुत से अंग होंगे, जैसे हमारा शरीर है। और हम बताए थे कि कोशिका एक प्रकार का जीव है। कोशिका एक प्रकार की जीव है। जैसे मान लीजिए हम लोग भी तो जीव है ना, हम लोग जो कि हमारा शरीर एक जीव है। ऐसे आप गाय भैंस, ऐसे कोई भी जानवर देख लें, या कीट पक्षी, ऐसे जो भी ऐसे पादप देख लें, सभी क्या है, जीव है। ठीक, तो कोशिका भी वैसे ही क्या है, एक जीव है। और कोशिका क्या होती है ये हम बताए हैं। तो कोशिका जब जीव है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अंग होंगे ना, अंग होंगे। हम लोग भी जीव है तो हमारे शरीर में भी अंग है। जैसे देख लीजिए कुछ ना कुछ तंत्र हैं, जैसे मान लीजिए पाचन तंत्र हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, फेफड़ा, जीभ, ये सब होते हैं ना हमारे शरीर में। तो वैसे भी जब हम लोग जीव हैं तो हमारे अंदर भी कुछ है। हमारे शरीर में भी हृदय धड़क रहा है, फेफड़ा है, ठीक, किडनी, ऐसे यकृत, लीवर, ये जब हैं तो कोशिका भी एक जीव है। तो इसके अंदर भी तो कुछ होगा ना। तो इसके अंदर जो भी अंग पाए जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे कोशिकांग बोलेंगे। और कोशिकांग को यदि हम तोड़ा जाए, इसको हम छोटे छोटे में तोड़ेंगे तो कोशिका धन अंग होता है। और कोशिका धन अंग का मतलब ये हुआ कि कोशिकाओं के अंदर जितने अंग होंगे, जो भी अंग होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। ठीक ना। तो अब कोशिका के अंदर कितने कितने अंग होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। इसमें जो कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके बाहरी झिल्ली की। इसकी सबसे पहले बाहरी झिल्ली क्या होती है। तो ये मान लीजिए ये गोल ये आकार का जो कि कोशिका है, तो इसका ये बाहरी झिल्ली है। ठीक ना, ये सबसे बाहरी झिल्ली है। ठीक, तो ये सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक ना। और सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सेल का मतलब होता है कोशिका, और मेम्ब्रेन का मतलब कोई झिल्ली हो। ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए अगर ये झिल्ली ना हो तो इसके अंदर जितने अंग पाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है। ठीक, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे DNA ऐसे मिलेंगे। ठीक ना। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है कि इसको हम हिंदी में कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी सामान लाने जाएंगे बाज़ार में से, तो बाज़ार में से जब सामान लाने जाएंगे तो उसको ऐसे झिल्ली में कर दिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई झिल्ली, ऐसे ये कोई पॉलीथीन है, ठीक ना, ये झिल्ली वगैरह है, आपने बाज़ार कर लिया। तो इसमें जो है कि आलू, ऐसे मान लीजिए आलू हो गए, इसी में प्याज, इसी में टमाटर, ऐसे करके, और इसमें ऐसे करके पकड़ के लेके हम आते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कई ठे अंग है। जैसे मान लीजिए आलू हो गया, प्याज हो गया, आदि, मरचा, ऐसे ये सब क्या है, ये अंग है। ये कोशिका के, जैसे इसमें कोशिका के अंदर होते हैं, वैसे ही मान लीजिए एक आप पॉलीथीन के अंदर आप बाजार करके लाते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये पॉलीथीन न रहता तो इसके अंदर के जितने सब्जी हैं सब इधर उधर जो है कि बिखर जाते हैं ना, जैसे इधर उधर गिर जाते हैं। ठीक, तो सेम वही प्रक्रिया होती है कोशिका में। अगर कोशिका का अंदर बाहर का ये भाग यदि सेल मेम्ब्रेन न होता तो इसके अंदर के जितने ये जो अंग होते हैं सब इधर उधर क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक ना। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन इसमें दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये होते हैं इसको हम अर्ध पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको इंग्लिश में सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, SPM। ठीक ना, सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन बोलेंगे। और अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में हम बता दें तो जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसा बर्तन लें, ये हम बर्तन ले लिए, ठीक ना, बीच में यदि हम अर्धपारगम्य झिल्ली हम लगा दिए हैं, देख लीजिए ये जो भी झिल्ली है उसी को हम लगा दिए, ठीक ना। इधर हम चीनी का घोल रख दिए, ठीक ना, और इधर हम रख दिए पानी, इधर हम क्या रख दिए, पानी। तो इधर क्या होता है, चीनी में जो है कि पानी और चीनी दोनों तो मिला है ना, इधर पानी और चीनी दोनों है, और इधर क्या है, बस पानी है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करता है, केवल और केवल पानी को छान कर बाहर कर देगा, ठीक। इधर से पानी को क्या कर देगा, छान के बाहर कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी की सांद्रता अधिक है और इधर की सांद्रता जो है कि कम है। इधर की सांद्रता क्या है, कम है। तो ये उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। क्यों जाता है, जैसे मान लीजिए कि अब सांद्रता क्या होती है, पहले सांद्रता देख लेते हैं। तो सांद्रता का मतलब कि आप चीनी को यदि पानी के साथ पका देंगे तो एक वो क्या हो जाएगा, पूरा ऐसे चाशनी टाइप का हो जाएगा। जैसे आप रसगुल्ले में ये देखें, उसका रस बहुत चिपचिपा यानी मोटा होता है। तो जो जितना ही मोटा होगा वो उसका सांद्रता उतना ही अधिक होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप शहद देखे होंगे, शहद यानी मधुमक्खी का ये जो रस होता है तो उसका सांद्रता बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि वो बहुत मोटा होता है, ठीक ना। और पानी बहुत पतला होता है। पानी को ऐसे गिरा देंगे गिर जाएगा, लेकिन शहद को गिराएंगे तो ऐसे लाइन बन के गिरता है। कतरा को गिराएंगे तो कतरा ऐसे लाइन बन के गिरता है, ठीक ना। तो वो जो जितना मोटा रहेगा वो उसकी सांद्रता अधिक होती है, ठीक ना। अब देखिए, तो ये उच्च सांद्रता से यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो है कि जाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का वही काम होता है, जो है कि बीच में से विलायक को छानना। और विलायक क्या होता है, जैसे मान लीजिए चीनी में जो पानी घुला गया है वही विलायक का काम कर रहा है। और विलायक क्या होता है, इसको हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, उसके लिए भी जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक ना। केमिस्ट्री में आप सब कुछ सीख लेंगे, ठीक। तो अभी तक यहाँ से जान लीजिए कि इसको बस अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब इसके अंदर बहुत से अंग पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर लाइसोसोम हो गया, ठीक ना। अब इसके अलग अलग हम कार्य देखेंगे। फिर इसमें सी से सेंट्रोसोम होता है, ठीक ना। तो एक हम अलग से स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, जो है कि कोशिका का, ठीक ना। और कोशिका के बारे में फिर अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम अगले पेज पे देखते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। हम हट जा रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम इसमें जो है कि देखेंगे विसरण और प्रासरण देखेंगे। विसरण एवं परासरण, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो विसरण एवं प्रसरण में क्या होगा, इसको इंग्लिश में पहले हम देखेंगे। विसरण को डिफ्यूजन बोलेंगे, और प्रसरण को हम बोलते हैं एस्मोसिस बोलेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, विसरण और प्रसरण में क्या होता है। प्रसरण का मतलब कि इसमें देखिए, इसमें जो है कि नो एसपीएम, इसमें जो है कि जो परासरण है इसमें एसपीएम नहीं लगेगा, और विसरण में एसपीएम नहीं लगेगा। और परासरण में क्या होगा, इसमें एसपीएम लगेगा। और एसपीएम हम अभी पिछले वाले पेज पे बताए हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें भी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। तो विसरण की प्रक्रिया होने के लिए जो कि क्या होता है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है, ठीक ना। और इसमें जो है कि इसमें जरूरत नहीं होती है। इसमें देखिए विसरण में क्या होता है कि अधिक सांद्रता से जाता है कम सांद्रता में, ठीक ना, कम सांद्रता में। अब लेकिन इसका उल्टा होता है इसमें कि इसमें जो है कि कम सांद्रता से जाता है अधिक सांद्रता में, ठीक ना, अधिक सांद्रता में, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल ले लिया जाए। तो ये हम कोई बर्तन ले लिए, इसमें हम जल ले लिए, ठीक ना, जल है ये, ठीक। और फिर यहाँ पे आप जो है कि कोई परफ्यूम वगैरह जैसे सेंट वेंट है तो उसका यहाँ पे मुंह खोल के छोड़ दीजिए, ठीक। तो ये जो सेंट है यानी जो परफ्यूम है, तो इसका सांद्रता जो है, इसका जो सांद्रता है ये अधिक है। तो ये अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए अधिक सांद्रता से ये परफ्यूम उड़ना शुरू कर देगा। यदि आप अपने घर में परफ्यूम को खोल के छोड़ देंगे तो वो उड़ जाएगा, उसमें का सब खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पे अधिक सांद्रता है और यहाँ पे तो वायु है ना, तो वायु जो है कि वायु की सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता अधिक है। तो ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले में फैलता है। और विसरण का मतलब होता है ये फैलना, ठीक ना, विसरण का मतलब होता है फैलना। और देखिए प्रसरण का मतलब क्या होता है, प्रसरण का मतलब कि माने कि कोई प्रसरण के लिए बीच में हम अभी लिखे ना एसपीएम की जरूरत होती है यानी अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है। तो आप किशमिश देखें, किशमिश, ठीक, किशमिश देखेंगे आप, किशमिश। तो किशमिश क्या होता है, किशमिश के जो बाहरी लेयर होता है वो होता है एसपीएम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य क्या होता है कि ये जो है कि
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जो है कि विलायक को भेजता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसमें हम पानी है, तो ये क्या है, पानी एक तरफ का विलायक हो गया, पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक ना। तो विलायक को भेजेगा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, अधिक सांद्रता से भेज रहा था कम सांद्रता में, ठीक ना। तो ये तो हम बात समझा दिए हैं कि जो परफ्यूम है इसकी सांद्रता अधिक है और ये जो वायु है इसकी सांद्रता कम है, तो अधिक से कम में भेज दिया। लेकिन इसमें कम से अधिक में भेजेगा। जैसे मान लीजिए ये इसका थोड़ा हम बड़ा फिगर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। इसमें हम जल रख दिए, ये हम जल है, ठीक ना, ये इसमें हम जल रख दिए, ठीक ना। और बीच में हम रख दिए किशमिश। ये अभी ऊपर किशमिश से, तो ऐसे देखिए ये पूरा जैसे कि चिपका हुआ है, किशमिश एकदम जो है कि चिपका हुआ होता है, ठीक ना। अब इसको हम पानी में डाल देंगे अंदर, तो ये पूरा ऐसे गोल फूल जाता है। आप रात भर यदि किशमिश को डाल के देखेंगे, तो जब किशमिश आप जो है कि रात में डालेंगे, डालते समय एकदम ऐसे होता है अजीब टाइप का, मतलब कि चिपटा हुआ, ठीक। लेकिन अगर सुबह उठ के देखेंगे तो ये पूरा गोल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो किशमिश है, किशमिश के अंदर जो रस होती है, रस की सांद्रता अधिक होती है, ठीक ना। रस की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। और ये जो पानी है, तो पानी की सांद्रता कम है। अब हम अभी बताए हैं कि कम सांद्रता से जाता है अधिक सांद्रता में, तो इसकी सांद्रता, पानी की सांद्रता कम है, तो जाएगा किस में? जहाँ पे सांद्रता अधिक होगा, तो ये पानी इसके अंदर एंटर कर जाएगा, यानी प्रवेश कर जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए जो है कि जो ये होता है किशमिश, रात भर पानी में डालने के बाद ये फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि इसके चारों तरफ एसपीएम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली लगा होता है, और अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या होता है? कम सांद्रता को भेज देगा अधिक सांद्रता में, ठीक ना। तो पानी कम सांद्रता है, भेज देगा अपने अधिक वाले सांद्रता में, इसीलिए फूल के ये क्या हो जाता है, पूरा ऐसे पूरा गोल टाइप का हो जाता है। और सेम यही नियम लगता है। और ये जो हम विसरण प्रसारण बताएं, ये आपको डिटेल से क्लास 12 में मिलेगा। अभी तो क्लास 9 हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो कि बस नॉर्मली हम बता दिए, लेकिन इसका डिटेल आपको क्लास 12 में मिलेगा। अब देखिए हम कोशिका पे फिर जो है कि वापस आते हैं कोशिका पे। तो जैसे मान लीजिए यही काम, ठीक एकदम बिल्कुल यही काम, फिर एक कोई पात्र लिया जाए, इसमें हम पानी डाल दिए, ठीक ना, पानी डाल दिए हैं। तो यदि इसमें हम कोई किसी ह्यूमन ब्लड का जो कि हम सेल डाल दें, जैसे आप एक सेल का मतलब कोशिका है, ठीक, किसी आदमी का, इसमें हम क्या डाल दिए, कोशिका। और हम बताए हैं कि कोशिका का जो ये बाहरी लेयर है, ये इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, यानी इसी को कोशिका सेल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे और इसी को अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलेंगे, ठीक ना, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलेंगे। अब अर्धपारगम्य झिल्ली का फिर अभी यूज हम बताए हैं कि कम सांद्रता को भेज देगा अधिक सांद्रता में, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे क्या काम होगा, देखिए इसका अब यहाँ पे सांद्रता अब कम हो गया, और ये जो पानी है इसका सांद्रता अधिक है। इस नहीं देखिए, अब अभी भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, कोशिका के अंदर। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फिर हम जो कि अगले वाले वीडियो में बताएंगे, ये लास्ट जो कि हम टॉपिक उठाए हैं, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इसकी सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता जो कि अधिक होती है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत इसमें जो है कि मिलते हैं बहुत चीज़, ठीक। तो अब देखिए इसकी सांद्रता अधिक है, तो फिर पानी की सांद्रता कम हो गई, तो ये कम सांद्रता वाले प्रवेश कर जाएंगे इस कोशिका के अंदर पानी, ठीक। और ये प्रवेश करते रहेंगे, लेकिन ये देखिए ये तो ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जो है कि ये फट जाता है, ये जो कोशिका है फट जाएगा, ठीक ना। जो कि अब इसमें जब पानी भरते रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, इतना जो कि कमजोर होता है, ठीक। तो एकदम सेम यही बात है। अब फिर हम जो कि कोशिका के बारे में, कोशिका भित्ति हम अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति क्या होता है। फिर कोशिका भित्ति के बाद जो कि उसके कार्य पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति क्यों होता है, किसकी बनी होती है, अलग अलग जीवों में देखेंगे। फिर हम कोशिकाओं के प्रकार देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर हमको कहीं जाके जो है कोशिकांग मिलेंगे, कोशिकांग जैसे कि राइबोसोम हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक। और उसके बाद लाइसोसोम देखेंगे। तो ये सब हम जो कि अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप जो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।